नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं मोहित एरॉन आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन म्यूजिकल थिएटर में। उम्मीद करता हूं आपको हमारी नई पेशकश पसंद आ रही होगी और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। इस शाला के दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। शिक्षकों के नाम भी याद हैं। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी जानने लायक कोई खास बात नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूँगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहाँ से हाई स्कूल में, यहाँ तक पहुँचने में मेरे 12 वर्ष बीत गए। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने कभी किसी शिक्षक को धोखा दिया हो, ना तब तक किसी को मित्र बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला बंद होते ही घर भाग जाता। भागने शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर जानबूझकर किया है, क्योंकि किसी से बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। साथ ही ये डर भी रहता कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें से एक शब्द था कैटल। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा? मुझे ये ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कह रहे थे। मैंने ये माना कि शिक्षक तो ये देख रहे हैं कि कहीं हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी तो नहीं कर रहे। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी सीख ही नहीं सका। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम ना हुआ। बड़ों के दोष ना देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर कभी कम नहीं हुआ। मैं जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो जो कहें सो करो। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उल्हाना सहा नहीं जाता, शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता था। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृ भक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर आते थे। मैंने उनके पास श्रवण का ये दृश्य भी देखा था, जिसमें वो माता पिता को एक कांवड़ में बिठा करके अपने कंधे पर 4 धाम की यात्रा के लिए जाते हैं। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरीशचंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता नहीं था। उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन बार बार कौन जाने देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरीशचंद्र के सपने आते। हरीशचंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते। बस यही धुन बनी रहती। हरीशचंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने ये मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी है वैसी ही विपत्तियां हरीशचंद्र पर पड़ी होंगी। हरीशचंद्र के दुख देखकर, उनका स्मरण करके मैं खूब रोया हूं। आज मेरी बुद्धि समझती है
कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटकों को पढूं तो मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे।